अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ बातें शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपका होम लोन का एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार हूं और प्रथम लीगल के यूट्यूब वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब कभी भी हम लोग किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक हमारे होम लोन एप्लीकेशन को अप्रूव करने से पहले कई सारी चीज़ें चेक करता है। हमारी इनकम चेक करता है, लोन लेने और उसको चुकाने के मामले में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उसको चेक करता है, यानी कि हमारा क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, क्रेडिट रिपोर्ट हमारी क्या कहती है उसको बैंक बहुत ही माइन्यूटली चेक करता है। अभी हमारे कौन कौन से लोन चल रहे हैं और अभी उन लोन की कितनी ईएमआई जा रही है और क्या नया लोन लेने के बाद जो उसकी ईएमआई होगी उस ईएमआई को अपने पुराने लोन्स की ईएमआई के साथ हम चुका पाएंगे। क्या हम इतने फाइनेंशियली साउंड हैं कि हम सारे ईएमआई का बर्डन एक साथ झेल सकें। और इसमें से किसी भी एक पॉइंट पे अगर बैंक को थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो बैंक हमारे होम लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। और लोन के मामले में अक्सर यह देखा जाता है कि अगर एक बैंक ने आपके होम लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि बाकी सारे बैंक्स भी आपके होम लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एनबीएफसी कहते हैं, उनके पास जाते हैं। और कई बार यह देखने को मिलता है कि अगर एनबीएफसी ने भी हमारे लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो कई सारी एनबीएफसी हमारे लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है और हमारा घर लेने का सपना एक सपना ही रह जाता है। तो वह ऐसी कौन सी बातें हैं, वह कौन सी चीज़ें हैं जिसको अगर हम लोग फॉलो कर लें, जिस पे अगर हम लोग टाइम रहते काम कर लें तो हमारा होम लोन एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट ही ना हो। और जिस किसी भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में हम लोग अपने होम लोन एप्लीकेशन को फाइल करें वहाँ से हमें केवल और केवल अप्रूवल ही मिले। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे है और उसके ठीक बगल में नोटिफिकेशन का भी बटन है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि यूट्यूब आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले भेजता रहे। जब कभी भी आप होम लोन के लिए प्लान करें तो उस प्लानिंग से कम 1 साल पहले आपको अपने क्रेडिट रिपोर्ट को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिविल की वेबसाइट पे जाना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे 1200 रुपये का पेमेंट करके आपको सिविल का 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लेना है। उस सब्सक्रिप्शन से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को प्रत्येक दिन आप चेक कर पाएंगे। आपका क्रेडिट रिपोर्ट डेली कुछ ना कुछ घटता या बढ़ता रहता है, मतलब प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। और आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आप उस चेंज को डेली मॉनिटर कर पाएंगे और उस चेंज के हिसाब से, उस रिपोर्ट के हिसाब से आप टाइम से पहले एक्ट कर पाएंगे। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ गलतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपका रिपोर्ट क्लीन नहीं है तो आप उसको कैसे क्लीन बनाया जा सके, और कम से कम अगर पूरी तरीके से उसको क्लीन नहीं किया जा सकता तो कम से कम इस लायक उसको कैसे बनाएं कि ताकि डैमेज कम हो और आप डैमेज कंट्रोल टाइम से पहले ही कर लें। यह सब कुछ आप कर पाएंगे अगर आपके पास सिविल का सब्सक्रिप्शन होगा और आप क्लोजली अपने क्रेडिट रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे। अगर आपने सिविल का सब्सक्रिप्शन स्कोर ले लिया है इस सलाह को मान करके तो आपको क्या करना चाहिए उसके बाद? सबसे पहले तो आपको अपने रिपोर्ट में अगर कुछ गलती है, कुछ एरर है, कोई ऐसा लोन अकाउंट जो कि आपका है ही नहीं या कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड का अकाउंट जो कि आपसे बिलोंग ही नहीं करता, तो आपके अपने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करके उस एरर को रिमूव कराना चाहिए। जैसे ही वो एरर आपके रिपोर्ट से रिमूव होगा आपका क्रेडिट स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर कोई ऐसा लोन का अकाउंट है, कोई क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है जिसका आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी दिनों से, या रेगुलरली उसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट या डिले हो जाता है, तब आपको नई कोशिश ये करनी है कि जिस दिन से आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तब से लेकर के होम लोन एप्लीकेशन फाइल करने तक आप यह डिसाइड कर लीजिए कि आप उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे और अपने सारे ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के ड्यूज की पेमेंट आप टाइमली करेंगे, टाइम से पहले करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब आप होम लोन एप्लीकेशन फाइल करें उससे पहले आपका क्रेडिट स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाए। तीसरा चीज़ जो आपको उसमें चेक करना है कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड को आपने मैक्सिमम लिमिट तक एंजॉय करके रखा हुआ है
तो उसकी वजह से भी आपका सिविल स्कोर काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होता है। आपको यह कोशिश करनी है कि आने वाले 1 साल में आप अपने क्रेडिट कार्ड को मिनिमम से मिनिमम यूटिलाइज करें और उसमें मैक्सिमम जो लिमिट है वह एम्प्टी रहनी चाहिए, अनयूज्ड रहनी चाहिए। इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड क्रेडिट स्कोर आपको आपका होम लोन का अप्रूवल दिलाने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। हम में से कई सारे लोग यह सोचते हैं कि लोन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केवल 3 डिजिट का क्रेडिट स्कोर देखने के बाद देते हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। बैंक आपका केवल 3 डिजिट का क्रेडिट स्कोर नहीं देखता है, बल्कि बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की एक एक एंट्री को बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही ध्यान से चेक करता है। और अगर आपका क्रेडिट रिपोर्ट क्लीन नहीं है, अगर आपने पीछे भी कोई गलतियां की हैं, और वो गलतियां हो सकता है कि 3-4 साल पहले और उससे भी काफ़ी पहले आपने की हुई हो, आपने किसी लोन का पेमेंट टाइम से नहीं किया हुआ है, आपने किसी क्रेडिट कार्ड को आपने फुल्ली एंजॉय किया और उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट चला रहा है, कुछ ओवरड्यू चला आ रहा है, बैंक उन गलतियों को भी, उन रिपोर्टिंग्स को भी काफ़ी सीरियसली लेगा। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर आज के समय में काफ़ी अच्छा है, 750 से प्लस भी है या 800 भी है, लेकिन अगर पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपकी क्लीन नहीं है, तो बैंक के पास यह सफिशिएंट रीज़न है कि आपका होम लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे। तो अब जब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है सिविल का, तो पुरानी गलतियां तो आप ठीक कर नहीं सकते, लेकिन उन गलतियों की वजह से जो डैमेज होने वाला है उसको आप ज़रूर लिमिट कर सकते हैं, उस डैमेज को आप ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो आपसे पीछे कुछ गलतियां हुई हैं, अगर आपने किसी लोन को सर्विस करने में अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, EMIs की पेमेंट आपने लेट से करी है, तो अब आपके पास एक मौका है कि आप उस डिलेड पेमेंट्स के लिए, उन डिफ़ॉल्ट्स के लिए एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन तैयार कर लें और बैंक को आप इस बात के लिए कन्विंस करें कि जिस टाइम पे मैंने डिफ़ॉल्ट किया था उस टाइम पे मेरे पास एक जेन्युइन रीज़न था, लेकिन आज जब मैं होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो इस टाइम पे मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ और मेरी जो पुरानी गलतियां हैं, मेरी जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का मेरे आज के सिचुएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आना है। और मैं फाइनेंशियली इतना साउंड हूँ कि आप अगर मेरे को होम लोन अप्रूव करके देते हो तो मैं उस होम लोन की EMI को प्रॉपरली सर्विस कर सकता हूँ बिना किसी डिफ़ॉल्ट के। तो आप मेरा पास्ट मत देखिए, आप मेरे प्रेजेंट और मेरे फ्यूचर को देखिए। जब आप इस तरीके से जस्टिफिकेशन तैयार कर लेंगे तो आप बैंक को कन्विंस कर पाएंगे, अपने क्रेडिट मैनेजर को कन्विंस कर पाएंगे, और यह कन्विक्शन, यह जस्टिफिकेशन आपको आपके होम लोन को अप्रूवल दिलाने में बहुत हद तक हेल्प करने वाला है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बैंकों का नियम बदल गया है। बैंक अब केवल 3 डिजिट का क्रेडिट स्कोर नहीं देखते हैं, बल्कि बैंकों को होम लोन या किसी भी तरह का लोन अप्रूवल देने से पहले एक क्लीन क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए होता है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अभी जब थोड़े दिन पहले ही होम लोन के लिए अप्लाई किया था, तो जिस टाइम पे मैंने एप्लीकेशन फाइल किया था उस टाइम पे मेरा क्रेडिट स्कोर 750 प्लस था, लेकिन 3 साल पहले मेरे कुछ कार लोन्स में कुछ EMIs की लेट पेमेंट थी। 2-3 EMI का मैंने लेट से पेमेंट किया था, जिस टाइम पे मेरे पास सच में फाइनेंशियल इशूज़ थे, और उस लेट पेमेंट की वजह से मेरा होम लोन ऑलमोस्ट रिजेक्ट होने की स्थिति में था। वो तो भला हो, मेरी समझदारी थी कि मैंने किसी गवर्नमेंट बैंक के साथ अप्लाई किया था और उस गवर्नमेंट बैंक में मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, मेरे और भी कई सारे अकाउंट्स थे वहाँ पे। तो उस रिलेशनशिप ने मुझे होम लोन के अप्रूवल दिलाने में काफ़ी हेल्प करी। मुझे लास्ट में मेरे ब्रांच मैनेजर का रिकमेंडेशन मिल गया, जिसकी वजह से मेरा होम लोन जो कि रिजेक्ट होने की स्थिति में था, अप्रूवल मुझे मिल गया था। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बैंक होता जहाँ की मेरी जान पहचान नहीं होती या मेरा एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो होम लोन का एप्लीकेशन मेरा रिजेक्ट ही हो जाता था। इसलिए लोन अप्लाई करने से पहले आपको यह मेक श्योर करना है कि आपका क्रेडिट रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और अगर आपके पास क्लीन क्रेडिट रिपोर्ट नहीं है तो आपको इस बात के जस्टिफिकेशन देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आपका क्रेडिट रिपोर्ट क्यों क्लीन नहीं है और वह जो आपने पीछे गलतियां करी है उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे किस हिसाब से नहीं पड़ेगा। दूसरी टिप मेरी ये है कि जब कभी भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करें तो हमेशा आप ऐसे बैंक और ऐसे ब्रांच को प्रीफर करें जहां आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा भी होम लोन एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रिजेक्ट होने वाला था, लेकिन वो अप्रूव इसलिए हो गया था क्योंकि मेरी उस ब्रांच के साथ पहले से रिलेशनशिप थी। मैं ब्रांच में सभी लोगों को जानता था, मेरे कई सारे अकाउंट्स थे वहाँ पे और उस अकाउंट्स को मैंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। तो मेरा एक रेपो था उस ब्रांच के लोगों के साथ, जिन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प की मेरे लोन एप्लीकेशन को अप्रूव कराने में। यह आपके भी काम आ सकता है अगर आप किसी ऐसे ब्रांच और बैंक में अप्लाई करते हैं जहां आपका एक रेपो है, जहां आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जहां से आपने पहले से कोई बैंक अकाउंट खोला हुआ है, कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, तो वह रिलेशनशिप आपको होम लोन का अप्रूवल दिलाने में काफ़ी हेल्प करने वाली है।
अगर आप किसी ऐसे ब्रांच में जाते हैं, किसी ऐसे बैंक में जाते हैं जहां कोई नहीं जानता और आपने केवल किसी एक टेलीकॉलर के कॉल के बेसिस पे वहां पे अप्लाई कर दिया, तो टेलीकॉलर आपको लोन का अप्रूवल दिलाने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए ऑनलाइन सर्चेज वगैरह के माध्यम से होम लोन के लिए अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी ऐसे ब्रांच में जाएँ, किसी ऐसे बैंक में जाएँ जहाँ से आप पहले से काम करते हो, जिन लोगों को आप पहले से जानते हो। मेरी इसी पॉइंट पे दूसरी टिप आपसे ये है कि हो सके तो आप किसी गवर्नमेंट बैंक को प्रेफर कीजिए। गवर्नमेंट बैंक को प्रेफर करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि सरकारी बैंकों के कुछ नियम कानून हैं, वैसे तो सभी बैंकों के कुछ नियम कानून हैं, लोन के अप्रूवल से पहले उन लोगों ने कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, लेकिन सरकारी बैंक के साथ काम करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर किसी पॉइंट पे आप उतने खरे नहीं उतरते हैं जिस लेवल पे उनको चाहिए, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन आपसे बैंक करता है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपके पेपर में कुछ प्रॉब्लम है, आपके प्रोफाइल में कुछ दिक्कत है, आपके क्रेडिट स्कोर में कुछ प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट बैंक आपसे रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको एक रिकमेंडेशन दे देंगे, आपका ब्रांच आपके फाइल को रिकमेंड कर देगा, जिसकी वजह से आपका होम लोन का अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन प्राइवेट बैंक के केस में ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट बैंक का बिल्कुल एक सेट रूल है, अगर आपने उस रूल को फॉलो किया तो बहुत अच्छा, अगर आप उन कंडीशंस को मीट करते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई है, कोई छोटा से छोटा पॉइंट है जिस पे कि आप मिस कर गए हैं, आप उस कंडीशन को नहीं मीट कर पा रहे हैं, तो आपकी कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप क्यों ना हो बैंक के साथ, ब्रांच के साथ, उसके लोगों के साथ, आप कितना भी बढ़िया अकाउंट क्यों नहीं मेंटेन करते हो उस बैंक में, उस ब्रांच में, लेकिन आपका होम लोन का एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक का थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलता है कि आपको रिलेशनशिप को इनकैश करने का मौका मिल जाता है, जो रिलेशनशिप आप प्राइवेट बैंक के साथ इनकैश नहीं कर सकते। खास करके वैसी स्थिति में जब आपके प्रोफाइल के साथ कुछ समस्या हो, आपके स्कोर के साथ, जो क्रेडिट स्कोर है आपका, उसके साथ आपका कुछ समस्या हो, और आपने जो पीछे की जो EMIs वगैरह ली हुई है, लोन लिया हुआ है, उसके सर्विसिंग में आपने कहीं थोड़ा बहुत डिफॉल्ट किया हुआ हो, ऐसी स्थिति में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं या आप बिजनेस करते हैं, तो आपको होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपने लिए एक को एप्लीकेंट, जिसको कि ज्वाइंट एप्लीकेंट भी बोलते हैं, ढूंढ लेना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन को लोन्स देने के लिए आजकल गवर्नमेंट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सभी बैंकों ने एक नियम बना रखा है कि उन्हें कोई ना कोई ज्वाइंट एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट चाहिए ही होता है। अब कई सारे बैंकों का यह नियम है कि वो को एप्लीकेंट का भी इनकम देखते हैं, उनकी क्रेडिट की हिस्ट्री देखते हैं, उनका एग्जिस्टिंग लोन और उनके EMIs को देखते हैं। लेकिन कई सारे गवर्नमेंट बैंक ऐसे हैं जिनको खाना पूर्ति करने के लिए ज्वाइंट एप्लीकेंट चाहिए होता है। उनको ज्वाइंट एप्लीकेंट के इनकम से कोई लेना देना नहीं है, उनको ज्वाइंट एप्लीकेंट के क्रेडिट स्कोर से उनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर ज्वाइंट एप्लीकेंट का कोई इनकम नहीं है, उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो भी गवर्नमेंट बैंक कई सारे हैं जो कि कंफर्टेबल होते हैं आपके साथ, उनको केवल खाना पूर्ति करनी है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड और अगर आप बिजनेसमैन नहीं भी हैं, मतलब कि आपको सैलरी मिलती है, तो भी आपको अपने लिए किसी न किसी ज्वाइंट एप्लीकेंट का नाम तो सोच करके रखना ही चाहिए, और उसके पेपर्स भी आपको तैयार करके रखने चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि लोन के प्रोसेसिंग में बैंक आपसे यह डिमांड कर दे कि आप अपने लिए एक ज्वाइंट एप्लीकेंट लेकर के आओ, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है जितने लोन का आपने डिमांड किया हुआ है, या उनको आपके प्रोफाइल के साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, उनका आपको इनकम के साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है कि बैंक अपने लिए एक एडिशनल सिक्योरिटी चाहते हो ज्वाइंट एप्लीकेंट लेकर के। तो आपको किसी भी सूरत में, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और बिजनेसमैन हो, तब तो आपको ज्वाइंट एप्लीकेंट चाहिए ही चाहिए, और अगर आप सैलरीड वाले हैं तो भी आपको अपने लिए एक ज्वाइंट एप्लीकेंट का इंतजाम करके रखना चाहिए, उनके पेपर्स को आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए। ज्वाइंट एप्लीकेंट से आपको कई सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। अगर उनकी कुछ इनकम है, उनका कोई क्रेडिट का हिस्ट्री है, तो आप बेटर डील नेगोशिएट कर पाएंगे बैंक से, आप इंटरेस्ट रेट पे उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अपने होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए उनसे बात कर सकते हैं। ज्वाइंट एप्लीकेंट का इंतजाम कर लेने से आपकी होम लोन एप्लीकेशन को अप्रूव कर देने में बैंक ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, आपके साथ काम करने में बैंक ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इसलिए मेरी तीसरी टिप है कि आप अपने लिए ज्वाइंट एप्लीकेंट का इंतजाम सोच करके रखिए कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप किसको ज्वाइंट एप्लीकेंट बनाएंगे। ज्वाइंट एप्लीकेंट आप अपने स्पाउस को बना सकते हैं, अपने फादर को बना सकते हैं, मदर को बना सकते हैं, या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को भी आप बना सकते हैं। बैंक वैसे लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद करते हैं जो ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हैं। वैसे तो बैंकों ने नियम बना रखा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख से नीचे की है तो 90% तक का फंडिंग आपको बैंक से मिल सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है लेकिन 75 लाख रुपीज़ तक की है तो आपको 80% तक का फंडिंग बैंक से मिल सकता है। और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 75 लाख से भी ज़्यादा की है तो आपको 75% तक का फंडिंग बैंक से मिल सकता है। लेकिन आपको हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि आप
मैक्सिमम फंडिंग के लिए ना जाएं। आप बैंक को यह दिखाइए कि आपको मैक्सिमम फंडिंग की जरूरत नहीं है और आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप 30 लाख से कम की प्रॉपर्टी ले रहे हैं मान लीजिए, तो आप यह कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 25% या 20% और 30% तक का डाउन पेमेंट करें, ताकि बैंक का जो लोन का कॉम्पोनेंट है वह कम रहे। आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे, बैंक आपके साथ काम करने में, आपका होम लोन एप्लीकेशन अप्रूव करने में उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। एक और टिप जो कि इसमें मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपका लोन बिल्कुल रिजेक्शन के स्टेज पे है, आपको लगता है कि रिजेक्ट ही हो जाएगा, तब उसके फाइनली रिजेक्ट होने से पहले आप बैंक को एक ऑफर दे करके देखिए कि आप अभी तक जो डाउन पेमेंट कर रहे थे, उस डाउन पेमेंट का जो पोर्शन है आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। और जब आप उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो लोन ऑलमोस्ट रिजेक्शन की स्थिति में है, रिजेक्शन के स्टेज में है, वहाँ से हट करके अप्रूवल की स्टेज में आ जाए और बैंक कंफर्टेबली आपका होम लोन अप्रूव कर दे और आप अपने सपनों का घर ले पाएँ। इसलिए मेरी चौथी टिप ये है कि आप डाउन पेमेंट जो आप करना चाहते हैं उसको हमेशा ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा डाउन पेमेंट करने की कोशिश कीजिए। बैंक आपके साथ काम करना बहुत पसंद करेंगे, बहुत प्यार से आपको लोन देंगे। बैंक वैसे लोगों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके पास कई सारे सोर्सेज होते हैं इनकम के, क्योंकि बैंकों को लगता है कि अगर आदमी एक इनकम के सोर्स पर डिपेंडेंट है और कहीं अगर कुछ गड़बड़ हुई, मतलब अगर आप सैलरी वाले हैं और कहीं अगर आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो बैंकों को उसकी EMI मिलनी बंद हो जाएगी। अगर आप बिजनेस वाले हैं और आपके बिजनेस में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, आपके बिजनेस में अगर डाउनफॉल आया, तो बैंकों को अपना लोन रिकवर करने में, बैंक आपको लोन का रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी और बैंक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा उनका। इसलिए बैंक ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास मल्टीपल सोर्सेज हो इनकम के। बैंक कभी भी आपको वैसी स्थिति में लोन नहीं देगा जब उसको लगेगा कि यह आदमी फाइनेंशियली साउंड नहीं है, बिल्कुल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की तरफ ये आदमी जा रहा है। बैंक हमेशा वैसे लोगों को लोन देते हैं, वैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो बैंकों की नज़र में फाइनेंशियली सेटल्ड होते हैं। उनको लगता है कि इसको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, आदमी तो शौक से लोन ले रहा है। इसलिए आप हमेशा से यह कोशिश कीजिए कि जब कभी भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करें, तो आप बैंक को अपने एडिशनल इनकम के सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के बारे में बताइए, उनको कन्विंस कीजिए। और अगर आपका कोई एडिशनल इनकम का सोर्स नहीं है तो आपके पास 1 साल का टाइम है। मैंने आपको पहले बताया था शुरू में ही कि आप होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 1 साल की प्लानिंग कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ 1 साल का टाइम है अपने लिए एडिशनल इनकम के सोर्सेज को जनरेट करने का, ताकि जब आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सके तो बैंक को आप पॉजिटिवली कन्विंस कर सके कि आपके पास सैलरी और बिजनेस के अलावा और भी कई सारे सोर्सेज हैं। आप फ्रीलांसिंग करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप ट्यूशन्स वगैरह ले सकते हैं, आप स्टॉक ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह कर करके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिलता है, उस इंटरेस्ट को आप दिखा सकते हैं, उस रिटर्न को आप दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि बैंकों को आप इस बात के लिए कन्विंस कीजिए, बैंक को आप यह दिखाइए कि आपके पास एक सोर्स नहीं मल्टीपल सोर्सेज हैं और उन मल्टीपल सोर्सेज से आप रेगुलरली सिग्निफिकेंट इनकम जनरेट करते हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट्स में क्लियरली विजिबल है। और अगर कभी आपके जॉब और आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आई भी, तो भी आपके जो दूसरे सोर्सेज की इनकम है वह इतने सफिशिएंट हैं कि आप जो होम लोन लेने वाले हैं उसकी EMI को आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबली आप सर्विस कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। 5वें टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं कि कई बार बैंक होम लोन एप्लीकेशन के साथ में आपको कई सारे एडिशनल और एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बैंक आपको हो सकता है इस बात के लिए कन्विंस करें कि आप लोन इंश्योरेंस ले लीजिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले लीजिए, और आप अडामेंट होते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो जाएगा। आप पहले से ही फिनेंशियल प्रेशर में होते हैं कि आपको घर खरीदने का आपने डिसीजन लिया है, तो आप पैसे जोड़ रहे होते हैं और वैसे में आप एक एडिशनल बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। लेकिन कई बार यह एक ना अगर आपकी हाँ में बदल जाती है तो आपके होम लोन के रिजेक्शन को अप्रूवल में बदल देने की क्षमता रखता है। वैसे तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप लोन इंश्योरेंस लें या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लें, मैंडेटरी नहीं है, या पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट्स इतने बुरे भी नहीं हैं, और अगर आप इसको ले लेते हैं, अगर आप कन्विंस हो जाते हैं, अगर आप हाँ कर देते हैं इसको लेने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि बैंक की जो ना है वह हाँ में बदल जाए और बैंक का जो ट्रीटमेंट है आपके लिए वह आपको थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आए। तो मेरी 5वीं टिप आपसे ये है कि अगर आप भी एडामेंट हैं कि नहीं आपको नहीं लेना है, एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप ले लीजिए। हो सकता है कि बैंक ने जो डिसाइड करके रखा हो उस डिसीजन को बैंक चेंज कर ले, और ये प्रोडक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करते हैं। या इतने बुरे प्रोडक्ट्स भी नहीं हैं, लॉन्ग टर्म में आपको इस प्रोडक्ट से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, आपके फ़ायदे के लिए ही होता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन के बगल में ही नोटिफिकेशन का बटन है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियोज़ लाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उसको सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।